किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। द्रविड़ भाई राम राम। राम राम विनोद भाई, आपने भी और कार्यक्रम सुन रहे सारे हमारे भाइयों को हमारी राम राम। और भाई विनोद भाई, क्या हाल चाल है? धर्मवीर भाई सब बढ़िया है, सब ठीक है। बस मौसम में जो है बदलाव आने लग रहा है, तो इस बदलते मौसम अपने डांगर डोर का भी और अपनी खेती बाड़ी का भी और अपना भी जो है स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखेंगे। हाँ, यह तो बात आपने ठीक कही। और आपने तो अच्छी डांगर डोर की याद कराई। हाँ, अपना वो पिछले साल गानी में आई थी। बिल्कुल भाई। तो उसका बछड़े का भाई दस्त लग रही खूनी। हाँ, और बहुत कोशिश कर ली, यह नहीं समझ हमारी बात की करें की ना करें। अच्छा, तो फिर तो इसके बारे में बात करें तो अच्छी बात है भाई। नोना के जैसे ठंड शुरू हो ना, हाँ, इस मौसम में फिर ये दिक्कत आओ है। हाँ, कि दस्त और जो है पेचिस की समस्या। ये नहीं पता कि भाई यो कोई अंदर की बीमारी है कि ठंड लग गई उसके, पर ये खून भी पड़ा है दस्त के जरिए। यह नहीं बात समझ में आ रही। बिल्कुल धर्मवीर भाई, आप सही कह रहे हो। तो क्यों ना आज इसी विषय पर चर्चा करें कि पशुओं में खूनी पेचिश रोग के लक्षण और बचाव के उपाय पर। जी धर्मवीर भाई, आप जो शुरुआत भी करी, खूनी पेचिश और जो दस्त है, यो एक तो आत्मा का रोग है भाई। आंत का रोग है यो। आंतों में समस्या आ जाए तो ये रोग हो है। और कई बार तो ये रोग जो है मलाशय पे भी असर डाल रहा है। और इसके साथ ही पतला दस्त और खूनी और बदबूदार पेचिश जो है, इसकी समस्या शुरू हो जाए है विनोद भाई। हाँ धर्मवीर एक बात बताओ जी, ये बछड़े बछड़ियों में ही हुआ है कि ये रोग कहीं और भी की और जानवरों में भी हो जाए? धर्मवीर भाई, अपने जो बछड़े बछड़ी उनमें तो है, साथ के साथ जो है पक्षी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और भेड़ बकरी है, उनमें भी ये जो है बीमारी आवे है। अच्छा, तो और कितनी उम्र तक के बछड़े बछड़ियों में आवे है बीमारी? धर्मवीर भाई, तो आपने एकदम बढ़िया बात पूछी कि ये जो रोग है आमतौर पर जो है 4 महीने से लेकर 2 साल तक के जो बछड़े हैं उनने प्रभावित करा है। और कई जगह तो इसका नाम भी अलग अलग है। कई जगह इसने लाल पेचिश कहते हैं, कदे खूनी पेचिश कहते हैं, खूनी दस्त कहते हैं, या फिर जो इसने कॉक्सीडिया भी कहते हैं, क्योंकि वो कॉक्सीडिया प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली समस्या है, तो इसलिए इसका नाम कॉक्सीडिया भी है। अच्छा, पर इसका मुख्य कारण कुछ पता लगा विनोद भाई? ये मुख्य कारण क्या है इस बीमारी का भला? इस रोग की बीमारी जो है ये क्यों हुआ है? धर्मवीर भाई, आप जो कह रहे हो कि भाई इसके मुख्य कारण के हैं, तो इसका मुख्य कारण जो है वो कॉक्सीडिया जो प्रोटोजोआ है, वो इसका मुख्य कारण है। और अलग अलग जातियों में वो अलग अलग रूप में पाया भी जाओ है। मतलब कि जैसे आपने बताया था कि बिल्लियों में भी हो जाए, जिस तरह बिल्लियों में कुत्तों में भी हो जाए, पक्षियों में भी हो जाए, और भेड़ बकरियों में भी हो जाए। तो सब इसका, लेकिन इसका कारण क्या है? धर्मवीर भाई, इसका कारण है, एक तो जो है इसका कारण है छूत, यानी कि जो चारा डांगर खाने लग रहा है। मान लो एक डांगर का बीमारी हो रही है और जो वो चारा है उसका चारा दूसरा डांगर भी खा ले, तो वो छूत की तरह बीमारी की तरह फैल रहा है। अच्छा। साथ में जो पानी है या जो चरागाह है अपने, उसके माध्यम से ये रोग फैल रहे हैं। अच्छा, तो ये रोग मतलब कितने दिन तक रहा है भाई? धर्मवीर भाई, ये रोग जो है वो इसकी अवधि 3 से 4 दिन तक शुरू होकर 10 से 15 दिन तक भी चली जाए। और इस रोग में जो है बचाव का सही जो तरीका है, क्योंकि ये छूत की बीमारी है, तो साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। पर एक बात बताओ विनोद भाई, भाई उसने बात ने किस तरह पिछाना है? अगर भाई ये जो इसके पेचिस लगे हैं, तो यो आपने जो सा बताया कि अंतर्शोध का रोग है यो, या यो कोक्सीडिया जो प्रोटोजोआ है उसकी वजह तो हुआ है,
तो इस रोग के मुख्य थोड़े से लक्षण बता दो, तो जो अपने पशुपालक भाई हैं उन्होंने भी पहचानने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। धर्मवीर भाई, आप सही कह रहे हो। जिस तरह आप अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि भाई जो पिछले साल गांव में आई थी ना, तो उसके जो है बछड़े का दिक्कत आ रही है, तो ये नहीं पता लगता भाई ठंड की वजह से दस्त लग रहे हैं कि उसका कोई बीमारी है, डॉक्टर तो दिखावा के करें उसका। तो जो खूनी पेचिश है उसके लक्षण है कि भाई एक तो पतला दस्त और साथ में जो है खून इसमें आओगा साथ में, और जो गाय भैंस है उनके बछड़ा में यह समस्या आ जाए। मतलब कटड़े में भी आ सका है, बछड़े में भी आ सका है। और जो शुरुआत में है तो रक्त जो खून है वो कम मात्रा में होगा। अच्छा। और फिर बाद में जो है इसकी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाए, और साथ में जो है कूथन के साथ साथ जो है उसका पखाना भी आना शुरू हो जाए। अच्छा। और साथ में धर्मवीर भाई इस रोग के कारण जो है एक तो भूख लगनी डांगर में कम हो जाए, और उसके स्वास्थ्य में फिर गिरावट आनी शुरू हो जाए। एक बात नहीं समझ में आई, आप तो को कभी भूख लगनी कम हो जाए और वो बछड़ा तो जल्दी जल्दी पानी मांगे। अच्छा, तो इसका कारण क्या है कि एक तो जो कमजोरी आई पशु में, तो उसमें पानी की कमी होने लग जाए। दस्त लगे तो पानी की कमी हो है, और पानी की कमी पूरी करने खातिर जो है जो डांगर बार बार जो है पानी मांग रहे हैं, प्यास लग और बुखार भी हो रहा है विनोद भाई। हाँ भाई, इसमें जो है आप सही कह रहे हो, क्योंकि जो बीमारी है या इसमें एक तो शरीर कमजोर हो जाए पशु का, खांदा पींदा है नहीं वो, और फिर उसका है जो तेज बुखार चढ़ना शुरू हो जाए। और एक बात बताऊं, उस जो बछड़े का नहीं उसके तो नाक भी चल रहा है, ऐसा लगा जैसे निमोनिया हो गया हो। धर्मवीर भाई, तो फिर जो लक्षण है सारे जो है खूनी दस्त पेचिश के हैं, क्योंकि इसमें बुखार जो है वो निमोनिया के रूप में आव है। अच्छा। निमोनिया का जो है बुखार चढ़ है पशु का, और जो पशु का जो पिछला धड़ है वो भी कमजोर दिखने लग जाएगा, यह भी इसकी पहचान है। और जो है पशु ने खड़े रहने में बड़ी दिक्कत आवा, खड़ा होना मुश्किल हो जाए। हाँ भाई, वो तो बड़ा दिक्कत में है जी, भी तो मैंने आप तक बात ठाइया। पर इब नू बताओ, ये तो चलो यो मतलब अभी इब इसका इलाज के करें, इसका किस तरह से बात संभाला है, क्योंकि वो तो ज्यादा कमजोरी दिखा रहा। धर्मवीर भाई, एक चीज और है इसमें कि अगर डांगर ना हम 4-5 दिन उस पर गौर ना करें, ध्यान ना देवें, तो इसमें जो है 4-5वें दिन तक पशु की मौत भी हो जाए। तो इसका जो है ध्यान रखना, जो हमारे पशुपालक भाई उन्हें जरूर ध्यान रखना इस बात का। और इसके रोग के निदान खातर एक तो रोग के लक्षण के आधार पर जो हमने लक्षण की बात करी, तो उसके लक्षण जरूर देखें कि पशु के लक्षण दिखा रहे हैं। साथ में जो है सूक्ष्म परीक्षण यानी कि उसके जो टेस्ट है वह जरूर करवावें बढ़िया डाल। और कई बार जो पशु अगर मर गया है, तो जो पशु है उसका जो शरीर है उसका भी फिर बाद में परीक्षण जरूर करवावें, ताकि पता लगे कि भाई किस वजह से जो उसकी मौत हुई है, ताकि हमारे जो दूसरे डांगर डोर है उनका तो हम कम से कम बचाव कर सकें। बहुत अच्छी बात बताई विनोद भाई। तो इब नू बताओ कि ये तो चलो रोग के निदान की बात आई कि भाई इस ढंग से हम वो कर लें, पर इब नू बताओ ना, एकदम से जैसे डॉक्टर पे भी नहीं जाया जाता। हाँ। तो कोई घरेलू बात नहीं, मतलब न बताने के भाई जिससे कि आप थोड़ा बहुत घर में तो संभाल लें, रोकथाम थोड़ी बहुत तो कर सकें जी। तो धर्मवीर भाई, इसकी रोकथाम खातर एक तो क्योंकि दस्त है तो इसमें एक तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाए शरीर में। तो पानी की कमी पूरा करने खातर तो जो चावल का मांड है, मट्ठा है, इनकी लासी है, इस तरह जो है मैं उसमें चोगा मिला के तो दिन में 2-3 बार जो है अगर डांगर ने दे दें तो उसने काफी लाभ मिला है। और जितनी जल्दी हो सके भाई। और एक चीज का और ध्यान रखें कि जो पशु है उसका जो चारा है और पानी है वो दूषित ना हो। मतलब पशु को जो चारा देना है और पानी देना है वो दूषित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल भाई। और जहाँ बंद रहा है वो उन्हें तो दस्त कर करके सारे ने खांचा सा मचा दिया। तो वहाँ का क्या इंतजाम करा जगह का धर्मवीर भाई, क्योंकि जो आसपास की जगह उसकी भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। तो लाइकर अमोनिया फोर्ट उसका 10% के गोल्ड का छिड़काव करें तो भी आसपास जो है वो स्वच्छता बढ़ाई रखी जा सके, सफाई रखी जा सके। और जो आसपास की जो मतलब अभी जो जैसे खोर होगी या और साफ सफाई, उसकी भी साफ सफाई करें फिर विनोद भाई। भाई, क्योंकि अछूत की बीमारी है तो जो बाल्टी है और भी जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे अपने डांगर डोर के आसपास, तो उनकी जो है 2% कार्बोलिक घोल के साथ जो उसकी साफ सफाई जरूर करें। तो विनोद भाई, एक बात और मेरे ध्यान में आई जी कि जैसे वो बछड़ू बीमार हो रहा तो ये उसने उस गां के साथ ही बंधे रहने दें कि अलग करें उसने ना। धर्मवीर भाई, क्योंकि अछूत की बीमारी है तो पशुपालक भाई ने इस बात का ध्यान तो जरूर रखना पड़ेगा कि जो बीमार पशु है या रोगी पशु है उसने दूसरे पशुओं तक अलग रखा है, यानी स्वस्थ पशु तक अलग रखना। और उस तक खान पीन ने के दे में भाई, और खाने पीने में भाई ध्यान रखना है पौष्टिक और जल्दी पचन वाला आहार, क्योंकि बीमार पशु की आंत काम नहीं करती ढंग से तो उसने भारी खाना नहीं देना, हल्का खाना उसका रखना है। तो एक बात और बताओ विनोद भाई, कोई दवा दारू भी बता दोगे कि आप कोई दवा दारू कुछ बताओगे कि क्या करना चाहिए? धर्मवीर भाई,
अगर पशु में ये लक्षण दिख रहे हैं तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से जो है संपर्क करें, क्योंकि घरा जो कोई दवाई है, कोई सुझाव दे दो अड़ोसी पड़ोसी को भी दवाइयाँ दे दो, तो इस तरह दवा ना दो, क्योंकि बच्चे की जो पशु है उसकी उम्र कितनी है, किसी स्थिति में उसकी बीमारी, उसका टेस्ट वगैरह करवा कर पशु चिकित्सक की निगरानी में जो है उसका अच्छे तरह से इलाज जरूर करवाएं। यानी कि आपका कहना ये है कि भाई तुरंत डॉक्टर को बुला लें। हाँ बिल्कुल। और पशु चिकित्सक जो है वो देखेगा, उसकी पशु की अवस्था देखेगा। हाँ भाई। उसकी उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, उसकी अवस्था के हिसाब से, लक्षण देखकर फिर दवाई दिखेगा भाई कौन सी दवाई ज्यादा कारगर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो ये तो आपने बड़ी ज्ञान की बात बताई विनोद भाई। इवनु बताओ, आपका मनोरंजन करा दें। बिल्कुल धर्मवीर भाई। तो सुनवा दे फिर आपने एक रागनी। सुनाओ भाई, है ना। हाँ, भाई भी सुनाए और हम भी सुनाए। बिल्कुल भाई। ओ रण मिल के सारी वाने बैठावन लगी, ओए तेरे चढ़ावन लगी, उस तेरी केला घोड़ी जो
तो ये तो सुनी भाइयों ने रागनी रणबीर सिंह बड़वासनिया और इनके साथियों की आवाज में। जी विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई, अच्छी लगी रागनी? बिल्कुल धर्मवीर भाई, आपने बहुत बढ़िया रागनी सुनवाई है। अच्छा, फिर एक बात और जी, देखो खेती क्यारी का काम ऐसा है हाँ कि इसमें मौसम बहुत जरूरी। बिल्कुल भाई। अभी देखो आज सारा दिन हो गया, हाँ धूप नहीं देखने मिली, धूप नहीं देखने मिली, और क्यों ना मौसम का हाल पता कर लें। हाँ अगले 1-2 दिन में मौसम क्या होगा, हाँ इसकी भी जानकारी लेना जरूरी है। किसान भाइयों से मेरी राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 92 और 49% रही। हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 12 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने, बादलवाई रहने, तापमान में गिरावट आने की संभावना है। साथ ही किसान भाइयों, 10 नवंबर को कुरुक्षेत्र जिले में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, 10 नवंबर को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, तो आप अपनी गेहूं की फसलों की बुआई 10 नवंबर के बाद कर सकते हैं। धन्यवाद। तो कल तो बरसात का अंदाजा लगाया गया मौसम विभाग के द्वारा विनोद भाई। जी भाई बिल्कुल। पर नु बताओ, हाँ जी, कल अपने किसान वाणी कार्यक्रम में क्या जानकारी दोगे भाइयों ने? धर्मवीर भाई, कल के किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मुर्गियों की देखभाल और मुर्गी घरों का प्रबंधन किस तरह करें। साथ में चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड पे, और जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पे पर्यटन विभाग द्वारा मोटे अनाज के प्रयोग के लिए किए गए कार्यों पे भाई। बहुत अच्छा। तो विनोद भाई। जी धर्मवीर भाई। बात इस तरह है जी कि आप बागवानी का काम कर रहे हैं ना? हाँ। और जो कोई कुछ भाई सब्जियों का भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। पर बागवानी में आज जो साइंसदान ये कहने लगे कि अगर प्लास्टिक मल्च करें ना, हाँ, तो वो बागवानी फसलों के लिए सोने पे सुहागे का काम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कह रहे हो सही। पर ये मल्च है क्या, और मल्च का मतलब के, और मल्च क्यों करें, इसके बारे में नहीं समझ में आती बात। ये मल्चिंग क्या है? धर्मवीर भाई, जो बागवानी है उसमें जो बागवानी की अपनी जितनी भी फसल है उनकी बढ़िया पैदावार अगर हमने लेनी है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या एक तो है खरपतवार, हाँ, और दूसरी है अपने जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी है, हाँ, हाँ, तो इन दोनों समस्याओं का समाधान करा है मल्चिंग, यानी कि पानी की जो कमी है, जमीन में जो नमी की मात्रा है उसने भी बना कर रखना काम करा है, और साथ में जो खरपतवार है उसने नियंत्रण करने का काम भी मल्चिंग करा है। कमाल हो गए भाई। नु बताओ जी भाई, मल्चिंग करने से आपने 2 फायदे बताए जी। एक तो क्या कि जमीन के अंदर नमी की मात्रा बरकरार रहे, बिल्कुल भाई, और दूसरा खरपतवारों का भी नियंत्रण हो जाए। पर ये जो मल्चिंग है जी, इसको आप खुल के बताओ कि किस तरह करें। हाँ धर्मवीर भाई, जो अपनी फसल की हमने पैदावार बढ़ानी है तो मल्चिंग की वैसे तो प्राकृतिक विधि भी है कि मिट्टी के जो मिट्टी में जो है सूखे जो पत्ते पड़े हैं, जो टहनी है, घास फूस है, उसमें अपनी मिट्टी ने ढक दें। अच्छा, तो ये तो हो गया प्राकृतिक तरीका। हाँ, हाँ। लेकिन प्राकृतिक तरीका इतना कारगर नहीं है जितना कि अगर हम उसकी जगह मल्चिंग की जो विधि है वो प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करके करें तो। अच्छा, क्योंकि जो सूखे पत्ते हैं और ये जो टहनी है, घास फूस है, इतना पर्याप्त मात्रा में हमने मिलने वाला नहीं कि सारे खेत में हम कर सकें। आप मोम जामे की शीट करेंगे? मोम जामे की जो शीट है, अच्छा, उसका इस्तेमाल करके हम जो है मल्चिंग का जो है लाभ ले सके हैं। अच्छा, इसका एक फायदा तो धर्मवीर भाइयों है कि पानी का जो वाष्पीकरण है, जो धूप में उड़ जाए पानी, हाँ, हाँ, तो वो रुक जाएगा, हाँ, और नमी बनी रहेगी खेत में। साथ में जो खरपतवार है उसका भी नियंत्रण हो जाएगा, और जो सिंचाई की हमने जरूरत पड़ रही है वो सिंचाई की आवश्यकता भी हमारी घट जाएगी। मतलब पानी का भी मतलब कम उपयोग होगा, हाँ, और दूसरा खरपतवारों का भी जो है नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये बात आई विनोद भाई जी भाई करें किस तरह? हाँ धर्मवीर भाई की मल्चिंग जो है किसान भाई किस तरह करें या जो बागवानी का काम कर रहे हैं, एक तो भाई क्या करें कि प्लास्टिक के जो बंडल है वो लेने, हाँ वो लेकर आने हैं। अच्छा, और उसमें तो प्लास्टिक की जो फिल्म है, यानी कि प्लास्टिक जो उतनी काटना है जितनी हमने जरूरत हो। अच्छा, जिस तरह कोई अगर हमारे फल वाले जो वृक्ष हैं या जो छोटे पौधे हैं उनके इर्द गिर्द कितनी लंबाई और चौड़ाई की हमने जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से जो है वो प्लास्टिक ने काटना है।
और एक बात बताओ ना, जैसे अब ये तो बड़ी फल वृक्ष की बात होगी, अगर कोई सब्जी हो तो? हाँ, क्योंकि अगर सब्जी अगर ले रहे हैं हम, तो सब्जी की जो कतार है उसकी लंबाई के बराबर हमने शीट काटना जरूरी होगा, कि हमने जो लंबी कतार बनाई है तो कतार की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हमने अपनी शीट काटनी पड़ेगी। अच्छा। ताकि जो है उतनी जगह में जो है पूरी तरह से पॉलीथीन से वो ढकी जा सके। और इसके बाद भाइयों, पानी की सिंचाई खातर जो है नाली जरूर बनावे, और फिर प्लास्टिक की शीट की चौड़ाई के बराबर जो है वो उसका जो बेड है या उसकी क्यारी जो है उनने काट लें, और फिर काट कर जो है उसमें उन प्लास्टिक की पॉलीथीन ने लगावें। अच्छा, तो एक बात बताओ विनोद भाई जी, जैसे मल्चिंग करने से पहले हाँ बाग में जी या सब्जियों की क्यारियों में, हाँ भाई मल्चिंग एकदम तक करनी है कि पहले कोई जुताई वगैरह करनी, या किस तरह, या कोई जैसे नीचे कोई कंकर पत्थर पड़े हों में हटाने, या खाद किस तरह देवेंगे, उसकी सारे बारे में बताओ भी। जैसे खाद भी तो दिए कर खेत में। बिल्कुल तो फिर जब आपने प्लास्टिक की वो बिछाई दी, फिर खाद का भी हिसाब किताब समझाओ भाई किस तरह बनेगी बात। यह बात तो धर्मवीर भाई आपने सही पूछी कि जो मल्चिंग कर रहे हैं, मल्चिंग करने से पहले अपने बाग में जो है या जो हम सब्जी लगा रहे हैं उनकी क्यारियों की अच्छी तरह से पहले तो जुताई कर लें जी। उसमें जो भी ईंट है, पत्थर है, कंकड़ है, उन्हें हटा लें, और फिर उसमें जो है बराबर जो है उचित मात्रा में जो है गोबर की खाद डालकर मिट्टी में उन्हें अच्छी तरह से मिला लें जी। और बाग की जो क्यारी है या सब्जियों के जो हमने बेड या जो क्यारी बनाई है उन्हें जो है समतल बनावे, ताकि जो है अच्छी तरह से उसमें सिंचाई हो सके और उसमें जो है मल्चिंग ज्यादा लाभ दे सके। और एक बात और है विनोद भाई जी, जैसे आप पानी की बात कर रहे, तो पानी के लिए भी तो वो जो टपका सिंचाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई प्लास्टिक की सीट के नीचे ना भाई पाइप ले जाके और जड़े जड़े पेड़ा है वहां भाई टपके के लो भाई पानी आ जाए, तो इससे तो इस तरह कुछ हो सका कि नहीं हो सका? धर्मवीर भाई आप सही कह रहे हो, यही विधि है कि भाई जो हम जो मल्चिंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे टपका सिंचाई माध्यम से हम सिंचाई कर रहे हैं, जो फुहारा विधि है, तो उसमें जो है बिल्कुल जो जड़ है पौधे की उसके पास जो है उसका नोजल हो, ताकि पानी जो है वो पौधे की जड़ के पास गिरे, और जो पाइपलाइन है वो शीट के नीचे से हमने रखनी है, और जो ड्रिपर है वो पौधे के निकट रखना जरूरी है, और जो सुराख है उसने निकालने के बाद जो है फिल्म की जो स्थिति है या जो हमने प्लास्टिक की पॉलीथीन यूज़ की है उसका स्थिति हमने सिर्फ उस तरह से रखनी है कि जो सुराख में से हवा ना जा सके, और जो है तेज आंधी या हवा है तो उसमें जो है नीचे हवा घुस के उसने नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, क्योंकि हवा फिर उड़ा देगी पॉलीथीन, अगर नीचे हवा बढ़ गई तो ठीक बात, तो उसका बचाव हमने करना है। तो विनोद भाई एक बात और कि जैसे सब्जियों का बीज है, तो सब्जियों का बीज भी प्लास्टिक की सीट के नीचे ही बोना पड़ेगा? धर्मवीर भाई इसमें जो है जो सब्जी की जो बीज है वो भी हमने प्लास्टिक की शीट में जो है बनाए हुए जो सुराख हैं, अच्छा, उनके ठीक बीच में हमने बोना है, ताकि जब पौधा उगे जो अंकुरित होगा, फूट कर बाहर निकलेगा, तो सीधा उस छेद में तो बाहर निकल का होगा और सीधी उसको धूप भी लग गई। यह तो बात रही बीज की कि अगर बीज बोना हो तो आप सीधा उसमें सुराख करके नहीं सीट में उसी सुराख पर डाल वहीं बो दें। और जो पौध लानी हो तो अगर धर्मवीर भाई अगर पौध की रोपाई करनी हो तो प्लास्टिक की शीट में उसी जगह पर सुराख बना हुआ है जहाँ हमने रोपाई करनी है, अच्छा, ताकि पौधे की जड़ जो है वो जमीन में अच्छी तरह से मिट्टी में दब जाए और पौधे तक जो है, और जो तना है उसमें सुराख में से प्लास्टिक की शीट में तो वो बाहर निकल कर आ जाए। ये तो बात आपने बताई कि पहला सीट बिछा ली, फिर आपने बो दिया या पौध ला दी। अगर ऐसा हो कि पहले फसल बो दी, अच्छा जी, पौधे लग गए, तो बाद में भी मल्चिंग हो उसका है, और उसका तो फिर उन्हें किस तरह करें? धर्मवीर भाई बाद में भी मल्चिंग हो उसका है। अगर मल्चिंग पौधे लगाने के बाद करी जाए तो इस बात का खास ध्यान रखें किसान भाई की जो है पौधे मल्चिंग शीट के बाहर रहें, और अगर पौधे मल्चिंग शीट के नीचे दब जाएं तो उनमें जो है बढ़वार नहीं होगी और फल जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो रुक जाएगी, तो उसका तो हमने ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बात और विनोद भाई कि जैसे फलदार पौधे हैं या सब्जियां हैं जी, तो उनको लगाते समय जो ये जो ड्रिप की बात आप कर रहे हैं, तो जो ड्रिप की पाइप है जी प्लास्टिक फिल्म के नीचे हो, बिल्कुल, तो इसके बारे में थोड़ा सा और खुल के बताओ, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? धर्मवीर भाई इसमें जो है जो प्लास्टिक की हमने पॉलीथीन ली है, तो उसमें जो ड्रिप वाली पाइप है वो पहले हमने नीचे लेनी है और उसके ऊपर फिर पॉलीथीन बिछानी है, और जो ड्रिप का मुंह है जहाँ से पानी निकलना है वो पौधे के बिल्कुल निकट रखना है, ताकि पानी का बचाव ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो हमने लाभ भी पूरा मिल सके। अच्छा, एक बात और विनोद भाई जी, भाई ये तो आपने बताया कि मल्चिंग कर दी, सीट बिछा दी, हाँ जी भाई, जब एक फसल ले ली
तो फिर सीट हटानी भी तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो सीट हटानी है कि नहीं हटानी, एक तो बताओ। हाँ। और हटानी है तो फिर उसमें क्या सावधानी बरता, उसके बारे में बताओ। धर्मवीर भाई, जो शीट हमने लगाई है एक फसल खातर, वो हमने हटानी भी है और वो हमने अच्छी तरह से इकट्ठी कर रखनी भी है, ताकि हम अगली फसल में भी उस शीट में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा। अगर प्लास्टिक की जो फिल्म है वो हटाकर हम दूसरी फसल खातर लगाना चाहें तो उसने किनारे से समेटना शुरू कर दें, अच्छी तरह तो उसका रोल बनावें और उस प्लास्टिक फिल्म, ताकि अगर हमने अच्छी तरह से उसको फोल्ड कर लिया, रोल कर लिया, तो फटने की और जो उसका नुकसान होने की समस्या नहीं रहेगी। और यदि खाद डालना हो तो उस तरह भी जो हम प्लास्टिक की फिल्म ने किनारे तक हटाकर उसमें खाद पानी भी कर सके। बहुत अच्छा। तो विनोद भाई एक बात और बताओ कि जैसे आपने मतलब ये बताई कि भी प्लास्टिक मल्चिंग करनी जी, तो प्लास्टिक मल्चिंग करने के आपने काफ़ी अच्छे विस्तार से बताया और समझाया कि भी प्लास्टिक मल्चिंग क्यों जरूरी है। जी धर्मवीर भाई। तो इसके साथ साथ आप एक बात और बताओ कि प्राकृतिक खेती भी तो कई तरीके से करने लगी दुनिया। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो। तो क्योंकि उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे मखा चलते प्राकृतिक खेती पे जो है बहुत जोर दिया जाने लग रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जाने लग रही दिन ब दिन। तो प्राकृतिक खेती के भी कई सारे तरीके हैं। एक तो हम जो है प्राकृतिक खेती में दो चीज़ों की मुख्य रूप से जरूरत पड़ा है। एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और उसका पेशाब, और खासकर जो देसी गाय हो तो उसका जो पेशाब और गोबर हो वो ज़्यादा फायदेमंद रहा है। और इसी तरह हम जो है वनस्पति के पत्ते हैं, फसल इत्यादि, यानी कि जो बायोमास है वो भी हम पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल करके बढ़िया फसल ले सके हैं जी। और हमें जो है प्रति एकड़ जो है प्रति फसल लगभग 150 से 200 किलोग्राम देसी खाद की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो ट्राली भर भर का अपना खेत में जो है खाद है वो डालने की जरूरत नहीं है। तो गोबर की खाद बनाने के भी कई तरीके हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे किस तरह हम गोबर की खाद अलग अलग तरीके से बना सके हैं। साथ में जो है बैलों से जुताई करना ज़्यादा अच्छा रहा है। बस तो हम ट्रैक्टर का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आधुनिक तकनीक है। तो ट्रैक्टर का भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो अड़के जो है ट्रैक्टर है उस तो मिट्टी ने अड़का ही जो है उखाड़ा ऊपर, मतलब जो भूमि की जो परत है उस पर दबाव जितना पड़ेगा तो वो दबेगी। हाँ, उतनी दबेगी तो फिर उसके अंदर जो है ना वो पोषक तत्वों का जो है वो दिक्कत रहेगी भाई जी। और साथ में जो है प्राकृतिक खेती में मिट्टी ने जो जमीन है उसने ढक कर रखा है तो उसका बहुत महत्व है। और हम बात भी कर रहे थे जो प्लास्टिक मल्च की। तो हाँ, उसने जितना ढक कर रखेंगे वनस्पति और जो बायोमास है वो उतना ही जो है उसमें कंपोस्ट बनेगा और वो उतना ही ज़्यादा है उसमें प्राकृतिक जो है खाद और जो ह्यूमस है वो उसमें बनेगा, जिससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा जी। और साथ में जो है अगर ये होगा तो उसमें जो फुटाव है फसल का वो भी बढ़िया होगा और किसान भाइयों को जो है अच्छी फसल अच्छे समय पर पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। यानी कि प्राकृतिक खेती करने की तरफ जो किसान भाई अपना ध्यान जब लेके जाएंगे तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्राकृतिक खेती तो हम करते ही थे जी, लेकिन आज हमें समय की जो नज़ाकत को समझ करके प्राकृतिक खेती करेंगे, स्वस्थ फसलें लेवेंगे, भूमि का स्वास्थ्य सुधरेगा। तब कहीं जा करके हमारा इंसानों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा और मानव जाति का भी कल्याण होगा, भला होगा। बिल्कुल। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई अब ले मैं भाई से इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।